हेलो स्टूडेंट्स। पिछले व्याख्यान में हमने कोश प्रवाह विश्लेषण शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने कोश तथा प्रवाह का अर्थ तथा कोश प्रवाह किसी भी उपक्रम में किस प्रकार से हो सकता है इसके बारे में जाना था। इसी क्रम में हम आगे आज कोशों के साधन तथा उपयोगों के बारे में जानेंगे। कोश प्रवाह विवरण में कोश कहाँ से आते हैं तथा उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोश का आशय चूँकि शुद्ध कार्यशील पूंजी से लगाया जाता है, अतः कार्यशील पूंजी में परिवर्तन करने वाली सभी व्यावसायिक मदें कोश में सम्मिलित की जाती हैं। इनमें जो व्यावसायिक मदें कार्यशील पूंजी में वृद्धि करती हैं उन्हें कोश का साधन, तथा जो मदें कार्यशील पूंजी में कमी करती हैं उन्हें कोश का उपयोग माना जाता है। कोशों के साधन जो हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला साधन है इसमें परिचालन से लाभ। किसी भी संस्था के सामान्य परिचालन द्वारा अर्जित लाभ कोश प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। लाभ हानि खाते में प्रदर्शित बिक्री की राशि कोश का साधन होती है, क्योंकि रोकड़, देनदारों या विपत्रों में वृद्धि से कार्यशील पूंजी बढ़ती है, परंतु इस राशि में से कुछ धन निर्माण के विभिन्न प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्चों पर व्यय किया जाता है, जो कि कोशों का प्रयोग या बहिर्गमन कहलाता है। इस प्रकार से संपूर्ण बिक्री में से सभी खर्चों को घटाने के बाद बचा हुआ शुद्ध लाभ कोश का साधन माना जाता है। तो यह है परिचालन से लाभ। दूसरा है कोशों के साधनों में दीर्घकालीन दायित्व में वृद्धि। दीर्घकालीन ऋण कोश का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। इसमें दीर्घकालीन ऋण, चाहे वो बैंक से लिया गया हो या किसी भी मित्र से या संबंधी से लिया गया हो, सार्वजनिक जमाएं तथा निर्गमित ऋण पत्र आते हैं जो रोकड़ के बदले में निर्गमित किए गए हों। इन ऋणों से स्थायी दायित्व में वृद्धि होती है तथा साथ ही चालू संपत्तियों में भी वृद्धि होती है, जबकि चालू दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे कार्यशील पूंजी बढ़ जाती है तथा इसे कार्यशील पूंजी बढ़ जाती है, लेकिन ऋण पत्रों से प्राप्त शुद्ध राशि कोशों का साधन मानी जाएगी। यदि इसका निर्गमन रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल जैसे भवन या मशीन के विक्रय हेतु किया गया हो तो इसे कोशों का स्रोत नहीं माना जाएगा। अगला है इसमें अंश पूंजी में वृद्धि। नकद धन के बदले अंशों के निर्गमन से प्राप्त शुद्ध राशि कोशों का साधन होती है, क्योंकि इससे चालू दायित्वों में परिवर्तन हुए बिना चालू संपत्तियों में वृद्धि होती है, जिससे कार्यशील पूंजी बढ़ जाती है। लेकिन संपत्तियों के क्रय प्रतिफल के लिए अथवा ऋण पत्रों के शोधन के बदले निर्गमित अंशों से अंश पूंजी में तो वृद्धि हो जाती है, लेकिन कार्यशील पूंजी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इस प्रकार के अंश निर्गमन से हुई पूंजी वृद्धि कोशों का साधन नहीं मानी जाती। अगला बिंदु है स्थायी संपत्तियों का विक्रय। किसी स्थायी संपत्ति जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, मशीन, विनियोग आदि को दीर्घकालीन विनियोग आदि को बेचने पर स्थायी संपत्तियों में कमी आती है तथा चालू संपत्तियों में वृद्धि होती है, जैसे कैश या देनदार। इससे कार्यशील पूंजी बढ़ जाती है, जो कोशों का साधन है। इसलिए इनके विक्रय से प्राप्त राशि विक्रय मूल्य में लाभ जोड़कर या हानि घटाकर कोश का साधन मानी जाती है। अगला है इसमें गैर व्यापारिक प्राप्तियां। व्यवसाय में व्यवसाय संचालन के अतिरिक्त विनियोग से आय, प्राप्त लाभांश, दान, उपहार, हर्जाना आदि गैर व्यापारिक प्राप्तियां भी होती हैं। इससे चालू संपत्तियों में वृद्धि होती है, जबकि चालू दायित्व अप्रभावित रहते हैं। अतः शुद्ध कार्यशील पूंजी में वृद्धि होने के कारण
इन प्राप्तियों को कोशों का साधन माना जाता है। तो ये तो 5 स्रोत जो कोशों के साधन माने जाते हैं। इसी प्रकार से कोशों का उपयोग किस प्रकार से होता है। कोशों के उपयोग के लिए जो मदें हैं उनमें पहला है परिचालन से हानि। जिस प्रकार परिचालन से लाभ कोशों का साधन माना जाता है, उसके विपरीत परिचालन से हानि कोशों का उपयोग होती है, क्योंकि शुद्ध हानि से संपत्तियों में कमी तथा अथवा दायित्वों में वृद्धि होती है। अर्थात शुद्ध हानि का आशय यह होता है कि कुछ कोश व्यवसाय से बाहर चले गए हैं। दूसरा है दीर्घकालीन दायित्व में कमी। दीर्घकालीन ऋण तथा ऋण पत्रों के भुगतान करने पर चालू संपत्तियां अर्थात रोकड़ कम हो जाता है, जबकि चालू दायित्वों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार स्थायी दायित्वों में कमी से धन व्यवसाय से बाहर चला जाता है, जो कि कोशों का उपयोग है। अगला बिंदु है इसमें पूंजी कोष में कमी। पूंजी कोष में कमी 2 प्रकार से की जाती है। पहले शोध्याधिमान अंश यदि कोई हो तो उनका शोधन करके तथा समता अंशों की पुनर्खरीद करके, या रोकी गई अर्जनों में से लाभांश का भुगतान करके। इन दोनों ही दशाओं में बिना चालू दायित्वों के प्रभावित हुए चालू संपत्तियों में कमी होती है, जिससे शुद्ध कार्यशील पूंजी घट जाती है। अतः पूंजी कोशों में कमी कोशों का उपयोग माना जाता है। अगला बिंदु है स्थायी संपत्तियों का क्रय। जब भूमि, भवन, संयंत्र अथवा मशीन आदि स्थायी संपत्तियों का क्रय किया जाता है तो यह कोष का उपयोग होता है। इन संपत्तियों के क्रय करने पर स्थायी संपत्तियों में वृद्धि होती है, जबकि चालू संपत्तियों में कमी अथवा चालू दायित्वों में वृद्धि होती है। चालू संपत्तियों की यह कमी अथवा चालू दायित्वों की वृद्धि कार्यशील पूंजी कम करती है। अतः स्थायी संपत्तियों का क्रय कोशों का उपयोग है। अगला बिंदु है इसमें गैर व्यापारिक भुगतान। जिस प्रकार गैर व्यापारिक प्राप्तियां कोशों का साधन होती हैं, उसी प्रकार गैर व्यापारिक भुगतान कोशों का उपयोग है। इन भुगतानों में गबन के कारण हानि, दान तथा मुकदमा हारने पर देय हट जाना आदि सम्मिलित है। इन भुगतानों से चालू संपत्तियों में कमी आ जाती है, जिससे कार्यशील पूंजी कम हो जाती है। कर भुगतान भी कोशों का उपयोग माना जाता है, यदि कर आयोजन को चालू दायित्व नहीं माना गया हो तो। नीचे एक ये चार्ट है, इस चार्ट से कोशों के साधन और कोशों के उपयोग जो हैं उन्हें दर्शाया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कोशों के साधन कौन कौन से हैं और कोशों के उपयोग कौन कौन से हैं। इसके बाद हम आते हैं कोश प्रवाह विवरण बनाने की तकनीक पर। कोश प्रवाह विवरण किसी भी लेखा अवधि के आरंभ व अंत का तुलनात्मक चिट्ठा है। लाभ हानि खाता तथा अन्य सूचनाओं के आधार पर इसे सामान्यतः 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है, परंतु वर्तमान में कोश की कार्यशील पूंजी अवधारणा के आधार पर कोश प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, और इस अवधारणा के अंतर्गत कोश प्रवाह विवरण का उद्देश्य 2 तिथियों के बीच शुद्ध कार्यशील पूंजी में चालू खातों एवं गैर चालू खातों में होने वाले सभी परिवर्तनों एवं इनके कारणों पर प्रकाश डालना है। कोश प्रवाह विवरण बनाने के लिए 2 प्रकार के विवरण तैयार किए जाते हैं। पहला है इसमें कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण या कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची, तथा दूसरा है कोशों के साधनों तथा उपयोगों का विवरण। तो आज हम पहले देखते हैं कि कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण किस प्रकार से तैयार किया जाता है। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची 2 अवधियों के बीच चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों की व्यक्तिगत मदों में होने वाले परिवर्तनों एवं कार्यशील पूंजी पर उनका प्रभाव दर्शाती है। इससे यह ज्ञात किया जाता है कि इस अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी में कमी हुई है अथवा वृद्धि हुई है। चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों की व्यक्तिगत मदों में हुए परिवर्तनों एवं उनका कार्यशील पूंजी पर प्रभाव जानने के लिए
ये निम्न कुछ नियम हैं, उनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे पहला है, इसमें चालू संपत्तियों में वृद्धि कार्यशील पूंजी में वृद्धि करती है। अगर पहली अवधि की तुलना में दूसरी अवधि में चालू संपत्तियों में वृद्धि हुई है तो ये होने वाली वृद्धि कार्यशील पूंजी में वृद्धि को दर्शाती है। इसी प्रकार से चालू संपत्तियों में कमी कार्यशील पूंजी में कमी करती है। पहले वर्ष की तुलना में अगर दूसरे वर्ष चालू संपत्तियों में कमी आई है तो ये जितनी कमी हुई है उतनी ही कार्यशील पूंजी में कमी को दर्शाती है। अगला है इसमें कि चालू दायित्वों में वृद्धि कार्यशील पूंजी में कमी करती है। पहले वर्ष की तुलना में अगर दूसरे वर्ष में चालू दायित्वों में वृद्धि हुई है तो ये जितनी वृद्धि हुई है ये कार्यशील पूंजी में कमी को दर्शाती है, तथा चालू दायित्वों में कमी कार्यशील पूंजी में वृद्धि करती है। अगर पहले वर्ष की तुलना में दूसरे वर्ष में चालू दायित्वों में कमी हुई है तो यह कार्यशील पूंजी में वृद्धि को दर्शाती है। इस प्रकार से कार्यशील पूंजी में वृद्धि चालू संपत्तियों में वृद्धि तथा चालू दायित्वों में कमी होने पर होती है, जबकि कार्यशील पूंजी में कमी चालू संपत्तियों में कमी तथा चालू दायित्वों में वृद्धि होने पर होती है। इसको स्टेटमेंट के रूप में मैंने नीचे एक स्टेटमेंट दर्शाया है। इस स्टेटमेंट के अनुसार इसको बनाया जाता है। जिस स्टेटमेंट में पहले एक अनुसूची बनाकर उसमें सबसे पहले तो करंट असेट्स की मदें, उसमें प्रीवियस ईयर का बैलेंस, करंट ईयर का बैलेंस और फिर इनका डिफरेंस जो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। जैसे पहले करंट असेट्स दिखा रखी हैं तो करंट असेट्स में पहले अवधि की तुलना में अगर दूसरी अवधि में वृद्धि होती है तो उसे हम इंक्रीज़ वाले कॉलम में दिखाएंगे और कमी होती है तो उसे डिक्रीज़ वाले कॉलम में दिखाएंगे। इसी प्रकार से करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत प्रीवियस ईयर की मदें वर्णित की जाएंगी, फिर करंट ईयर की मदें वर्णित की जाएंगी और इनका डिफरेंस देखा जाएगा। पहले वर्ष की तुलना में अगर दूसरे वर्ष लायबिलिटीज़ में वृद्धि हो रही है तो इसे डिक्रीजिंग में दिखाया जाएगा और कमी हो रही है तो इसे इंक्रीजिंग में दिखाया जाएगा। और इस प्रकार से इसका टोटल निकाल कर हम ये ज्ञात कर सकेंगे कि वर्ष में कार्यशील पूंजी में कितनी कमी हुई या कितनी वृद्धि हुई। शुद्ध कार्यशील पूंजी की मात्रा में एक निश्चित अवधि के अंत में हुई कमी को कोषों का साधन माना जाएगा, लेकिन यदि शुद्ध कार्यशील पूंजी की मात्रा में वृद्धि हुई है तो इसे कोषों का उपयोग मानते हैं, जिसे हम आगे जो दूसरा विवरण इसमें कोष प्रवाह विवरण का बनाएंगे उसके अंदर इसे दर्शाया जाएगा। तो ये कोष प्रवाह विवरण बनाने की जो तकनीक है उसमें पहला विवरण कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची। इसके बाद हम कोष प्रवाह विवरण का दूसरा विवरण कोषों के साधन और उपयोगों का वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।